नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले आपसे एक सवाल। सोचिए, अगर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को आतंकवादी हमले रोकने की जिम्मेदारी दे दी जाए तो कैसा हो? वास्तव में यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिल्ली को दूध की रखवाली की जिम्मेदारी सौंप दी जाए, जिसका काम ही आतंकी तैयार करना है, आतंकी हमले कराना है। वो आतंकी हमले कैसे रोक सकता है? इसीलिए आज हम सबसे पहले आपको पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल जरदारी भुट्टो का वो बयान सुनवाएंगे जिसमें वो पाकिस्तान की ही पोल खोल रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि सभी पाकिस्तानी आतंकी नहीं है, यानी खुद ही कह रहे हैं कुछ पाकिस्तानी आतंकी हैं। अब तो वो अपनी मां और मामा की हत्या करने वाली आईएसआई की ही तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत को आईएसआई से सीखना चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत का डेलीगेशन विदेश में एक एक करके उनकी पोल खोल रहा है। इसके बाद आपको बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुए हादसे का अपडेट बताएंगे। इस हादसे में आरसीबी के 11 फैंस की मौत हो गई थी, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा समय होने के बाद भी किसी ने इसकी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की है। आज इस सवाल का जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है कि एक फ्रेंचाइजी टीम के सेलिब्रेशन के नाम पर भीड़ क्यों जुटी, भगदड़ क्यों मची, मारे लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? आमतौर पर भगदड़ में होने वाली मौतों की जिम्मेदारी भीड़ के ऊपर डाल दी जाती है, लेकिन सच ये है कि भीड़ में होने वाली भगदड़ की वजह केवल और केवल अव्यवस्था है, जिसकी जिम्मेदारी कार्यक्रम आयोजित करने वालों और व्यवस्था बनाने वालों की होती है। और इस घटना में यह जिम्मेदारी थी कर्नाटक सरकार, आरसीबी मैनेजमेंट, बेंगलुरु पुलिस, कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की। और मेरी एआई वर्जन, आज आपके पास कौन सी खबर है? अंजना, आज मैं आधुनिक समाज की सबसे बड़ी त्रासदी के बारे में बताऊंगी। ये त्रासदी है सीवर लाइन में इंसान का उतरना। हाल ही में 3 अलग अलग घटनाओं में सीवर और सेप्टिक टैंक में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। सोचिए, आज जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, हमारे पास चांद तक पहुंचने की तकनीक है, लेकिन हम आज भी बिना इंसान के सीवर की सफाई नहीं कर पाते। कल हमने आपको पाकिस्तान की इंटरनेशनल शेम के बारे में बताया था कि कैसे पाकिस्तान के डेलीगेशन के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के शर्म का बायस बने हुए हैं। पाकिस्तान तो पहले से बदनाम है, दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की बात का मतलब ही कोई नहीं होता, लेकिन ऐसे में पाकिस्तान को डिफेंड करने का काम कौन? यही पूरा जेल्ड लुक वाले, अंग्रेजी के साथ उर्दू बोलने वाले बिलावल भुट्टो को दिया गया है। वो अपने बयानों से पाकिस्तान को और ज्यादा मजाक का विषय बना रहे हैं। एक एक करके आपको दिखाएंगे। बिलावल अमेरिका में घूम घूम कर यह दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि बिलावल के सामने भारत की तरफ से शशि थरूर और शशि थरूर का डेलीगेशन है। अब सोचिए, बिलावल भुट्टो जरदारी और डॉक्टर शशि थरूर का कोई मुकाबला है? भारत और पाकिस्तान दोनों के ही डेलीगेशंस अमेरिका में है। इसे सबसे बड़ा फेस ऑफ इन वॉशिंगटन डीसी बताया गया। अब है तो ये भी भारत की नकल ही जो पाकिस्तान ने की है। अमेरिका में अपना डेलीगेशन भेजा, लेकिन जरा पाकिस्तान के इस डेलीगेशन की बातें सुन लीजिए, ये वहां जाकर कह क्या रहे हैं। बिलावल भुट्टो और उनका प्रतिनिधिमंडल अमेरिका जाकर अपने आतंकवादियों का बचाव कर रहे हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान का आतंकियों से कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि पाकिस्तान तो खुद आतंकवाद का पीड़ित है। देखिए क्या क्या झूठ बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि हम तो आतंकवाद से लड़ रहे हैं, हमारे पास दहशतगर्दी से लड़ने का बहुत ज्यादा अनुभव है। और यह भी कह रहे हैं कि अगर भारत चाहे तो वो हमारे अनुभवों से सीख सकता है। ऐसी बातों पर अब हंसी ना आए तो क्या हो कि अब भारत को पाकिस्तान से सीखना होगा कि आतंकवाद का मुकाबला कैसे करना है। अगर कहीं दुनिया में आतंकवाद फैलाने का कोई कंपटीशन होता है तो उसमें पाकिस्तानी हैंड्स डाउन गोल्ड मेडल जरूर हासिल करेंगे। अगर दुनिया में कहीं इस बात की प्रतियोगिता होती है कि जिहादी कैसे बनते हैं तो पाकिस्तान उसमें जरूर जीतता, क्योंकि पाकिस्तान जिहादी बनाने में, आतंकवादी पैदा करने में, आतंकवादियों को एक्सपोर्ट करने में, उन्हें प्रशिक्षण देने में पूरी तरह से पीएचडी है।
हुनर हासिल है। ये हमें बता रहे हैं कि भारत इनसे सीखे दहशतगर्दी का मुकाबला कैसे करते हैं। सबसे पहले आप पाकिस्तान के इंटरनेशनल शेम, जी हाँ, अब बिलावल जरदारी भुट्टो को इंटरनेशनल शेम ही कहा जा रहा है। उनका यह हास्यास्पद बयान सुनिए, फिर आगे बात करें। अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपना पक्ष रखने के लिए किसको भेजा है, क्या ये ऐसे पाकिस्तान का बचाव करेंगे, तो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि पाकिस्तान में सबकी सोच ऐसी ही है। और सोचिए ये जो हीरा वहां से निकला है, जेल हेयर लुक वाला, वो ऐसा ही मुल्क है। ये आईएसआई को आतंकवाद से लड़ने का एक्सपर्ट बताते हैं। आईएसआई आतंकवाद से लड़ने में नहीं बल्कि आतंकी पैदा करने के लिए एक्सपर्टीज हासिल रखता है। और ये बिलावल भुट्टो ये भूल गए कि इनकी खुद की मां भी तो इसी आईएसआई का शिकार हुई थी। बिलावल की मां बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। 27 दिसंबर 2007 की शाम को उनकी हत्या कर दी गई थी। बेनजीर भुट्टो हत्या की शाम रावलपिंडी से एक चुनावी रैली संबोधित करके लौट रही थी। तभी हमलावर ने बेनजीर की कार के पास आकर उनको गोली मार दी और बाद में उसने खुद को भी उड़ा लिया। उस वक्त पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ की सरकार थी। परवेज मुशर्रफ यानी कि सैन्य तानाशाह, तो किसी लोकतांत्रिक सरकार का नहीं बल्कि सैन्य सरकार का मुखिया था। इस हत्याकांड में पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है यानी कि फौज है वो शामिल थी, और आईएसआई भी उसी फौज का हिस्सा है। और सोचिए बिलावल इसी आईएसआई के लिए कह रहे हैं कि आतंकवाद से लड़ने में एक्सपर्टीज है। बेनजीर भुट्टो हत्याकांड में 16 लोगों को आरोपी बनाया गया था। 355 बार पेशी हुई, 10 जज बदले, 114 लोगों ने गवाही दी, लेकिन आरोपियों में से केवल 8 को ही गिरफ्तार किया गया। हमले का मुख्य आरोपी तालिबान कमांडर बैतुल्ला मसूद अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया। तालिबानी यानी कि वो आतंकी संगठन जिसे पाकिस्तान की ही आईएसआई ने तैयार किया, अमेरिका के लिए पाला पोसा, और जिसकी तस्दीक एक से एक राष्ट्राध्यक्ष पहले ही कर चुके हैं। इमरान खान से लेकर शहबाज शरीफ और उनके विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, सब ने विश्व को बताया कि हां, हमने इन आतंकी संगठनों को पाला पोसा। अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ जिहाद के लिए तैयार किया था इसी तालिबान को आईएसआई ने। वही तालिबान बिलावल की मां की हत्या में शामिल था और आज उसी की वकालत कर रहे बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो। ऐसे आरोप भी लगे कि तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ खुद चुनाव से पहले बेनजीर को मरवाना चाहते थे। साल 2013 में एक पाकिस्तानी अदालत में मुशर्रफ के खिलाफ आरोप भी तय हुए, लेकिन 2016 में मुशर्रफ पाकिस्तान छोड़कर भाग गए थे। एक दशक बाद परवेज मुशर्रफ ने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया था कि शायद बेनजीर भुट्टो के कत्ल में पाकिस्तान का एस्टैब्लिशमेंट शामिल था। इससे बड़ा कबूलनामा पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट का इशारा मुल्क की फौज और आईएसआई के लिए ही किया जाता है। और क्या ये फैक्ट्स बिलावल भुट्टो को पता नहीं है, या फिर आज कुर्सी, ताकत, सत्ता इतनी बड़ी दिखाई दे रही है कि उसके लिए अपनी मां की हत्या भूल गए, याद ही नहीं है, या फिर मौका परस्ती में वो भूल गए हैं। फिलहाल तो यही लगता है। They are claiming to be innocent, that they had nothing to do with this, that they themselves are victims of terrorism. Indeed, I know that Bilaval Bhutto's mother Benazir was killed, and that's, one sympathizes with the young man for the loss of his mother to terrorism. But the famous quote of Hillary Clinton comes back to haunt all the Pakistanis, which is, how can you breed vipers in your backyard and expect them to bite only your neighbors? Some of them will turn around and bite you, and that's sadly the experience of many in Pakistan. But I'm just saying that from our point of view, it's very difficult to sympathize with the Pakistani authorities who have unfortunately created this phenomenon. It is Pakistan that trains these people, equips them, finances them, deploys them. You remember how in 26/11, the attacks in Mumbai in 2008, we actually had even the voice of the handler in Pakistan recorded, giving minute-by-minute instructions to the killers in Mumbai to go ahead and kill people. And that was the kind of horror we've been seeing directed from Pakistan. It's unfortunate that a young politician from Pakistan who should be spending more of his time in fixing his own country is in the US defending some of those who may be responsible for assassinating his mother. So that's the reality and that's the difference.
तो इस बिलावल भुट्टो का जवाब देने के लिए हमारे सांसद ही काफी हैं। बिलावल भुट्टो अमेरिका जाकर खुलेआम अपने देश के आतंकवादियों का बचाव कर रहे हैं। आपने सुना उन्हें, याद होगा आपको, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारत की स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों के जनाजे की नमाज और उसके लश्कर तैयबा के कमांडर ग्लोबल टेररिस्ट हाफिज रऊफ ने पढ़ाई थी। ये वीडियो बहुत वायरल हुआ था, हमने भी आपको ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया था, क्योंकि जब लश्कर का आतंकी नमाज पढ़ रहा था तो पंजाब का चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान और पंजाब का आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर समेत फौज के कई बड़े बड़े अधिकारी भी सिर झुकाए खड़े थे। पाकिस्तान ने दुनिया में ये बहुत प्रोपेगेंडा किया कि ये कोई आतंकी नहीं है बल्कि ये कोई दूसरा व्यक्ति है। भारत ने पहले दिन से इस वीडियो को आधार बनाकर पाकिस्तान को एक्सपोज किया और विदेश गया भारत का डेलीगेशन भी यही कर रहा। अमेरिका की तमाम जगहों पर डॉक्टर शशि थरूर पाकिस्तान के आतंकी की यही तस्वीर दिखा रहे हैं। अब यह भी बिलावल भुट्टो को बहुत ज्यादा चुभ रही हो और वो फिर से इस आतंकी का बचाव कर रहे हैं। एक तरफ है बिलावल भुट्टो जो अपनी अंग्रेजी ग्रस्त उर्दू में कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, फिर अंग्रेजी भी ऐसे एक्सेंट के साथ बोलते हैं कि ना उनके मुल्क के लोग समझ पाए और ना विदेशी समझ पाए। और इन सब के सामने है शशि थरूर, डॉक्टर शशि थरूर, जो हर बात को प्रूफ के साथ, दलीलों के साथ, तर्क के साथ रख रहे हैं। बिलावल पाकिस्तान आर्मी का वही घिसा पिटा बयान दोहरा रहे हैं कि आतंकी नहीं बल्कि कोई दूसरा व्यक्ति है। नाम तस्वीर सब हमने आपको दिखा दी। बिलावल भुट्टो साफ तौर पर झूठ बोल रहे हैं, बचाव कर रहे हैं जिस शख्स का, वो लश्कर का घोषित आतंकी है, लेकिन अब बिलावल के पास उसका बचाव करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता बचता भी नहीं है। देखिए, हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने आतंकियों का बचाव करने के लिए अपने इस डेलीगेशन को नकल करके हमारे डेलीगेशन के पीछे पीछे पहुंचा दिया है। पाकिस्तान को इस बात की सबसे ज्यादा मिर्ची लगी हुई है कि भारत ने सिंधु जल समझौता आखिर कैसे रद्द कर दिया है। पाकिस्तान दुनिया में तर्क देता फिर रहा है कि भारत तो इस समझौते को रद्द कर ही नहीं सकता है, भारत के पास ऐसा कोई अधिकार ही नहीं है। लेकिन भारत की तरफ से यह बात साफ कर दी गई है, टेरर एंड टॉक्स, यानी आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि पाकिस्तान आतंक भी फैलाए और फिर हम उसके साथ बातचीत भी करें, समझौते भी करें, पानी भी दें, व्यापार भी करें। हालांकि पाकिस्तान की यह भरपूर इच्छा है कि भारत की तरफ से कुछ भी, किसी तरह से बातचीत का प्रस्ताव आए। बिलावल भुट्टो अमेरिका में घूम घूम कर ये प्रस्ताव दे रहे हैं कि भारत के साथ अब बातचीत होनी चाहिए। मीम बनाने वालों को भरपूर मौका देने में भरपूर विश्वास रखते हैं यही बिलावल जरदारी भुट्टो, और इसीलिए मतलब ऐसा लगता है कि वो वहां पर उन्हें एक मंच मिल गया है और उन्हें वहां पर कुछ जादू के ट्रिक्स दिखाने हैं। देखिए, गंभीर चीज होती है कूटनीति और उसमें सिर्फ और सिर्फ मखौल उड़ा रहे पूरे पाकिस्तान का विश्व में जाकर। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की तरफ से एक नया बयान आया है जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता भी नहीं है। उनका दावा है कि शिमला समझौते का कोई मतलब नहीं रह गया। उन्होंने शिमला समझौते के लिए डेड शब्द का इस्तेमाल किया, यानी कि पाकिस्तान के लिए शिमला समझौता मर चुका है। शिमला समझौता ये कहता है कि कश्मीर समेत सभी मुद्दे द्विपक्षीय बातचीत के जरिए हल किए जाएंगे। किसी तीसरे पक्ष यानी कोई भी देश या यूएन, यूनाइटेड नेशंस जैसी कोई भी संस्था मध्यस्थता उस पर नहीं करेगी। दोनों देशों ने कश्मीर में 1949 की सीज फायर लाइन को नए नाम से यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के तौर पर स्वीकार किया गया था। ये तमाम बातें इसी शिमला समझौते में बताई गई थी। अब जब पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ये कहता है कि ये शिमला समझौता डेड हो गया है, ख्वाजा आसिफ जिसे आप देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? वो कह रहे हैं कि अब भारत और पाकिस्तान के रिश्ते 1948 वाली सिचुएशन में आ गए। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान भारत के ऊपर दबाव डालना चाहता है। उसे असली मिर्ची तो इस बात से लगी है कि सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया और विश्व में किसी देश ने उसके साथ हाँ में हाँ नहीं मिलाया, भारत पर दबाव नहीं बनाया। इसी बात से पाकिस्तान का हलक सूखा हुआ है। समझ ही में नहीं आ रहा उसे कि अब आगे क्या करे। इसीलिए उसके नेता इस तरह के ऊल जलूल बयान दे। लुटने पिटने के बाद अब कुछ मिल नहीं रहा है तो कभी इधर की बात कभी उधर की बात, और पाकिस्तान की इन्हीं हरकतों को एक्सपोज करने के लिए भारत ने विदेशों में अपना डेलीगेशन भेजा। इस डेलीगेशन ने पाकिस्तान को खासा एक्सपोज किया। वैसे तो भारतीय डेलीगेशन में शामिल सभी लोगों ने यह काम किया, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी कांग्रेस के डॉक्टर शशि थरूर और AIMIM के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने।
ओवैसी तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। जिस दौर में इस मुल्क के बहुत से लोगों ने को ये स्वीकार करने में समस्या हो रही थी कि पहलगांव के आतंकियों ने धर्म देखकर मारा है, उस दौर में असद ओवैसी ने खुलकर ये बात कही थी। और जिस बात की प्रशंसा होनी चाहिए वो सामने आनी चाहिए। वो भारत के उस डेलीगेशन का हिस्सा है जो पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए विदेश गया। उन्हें ये बात कहने में जरा सा गुरेज नहीं होता कि पहलगांव में धर्म देखकर हिंदुओं को चुन चुनकर मारा गया, ये वो अक्सर कहते हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी विदेशों में जाकर, कई मुस्लिम प्रधान देशों में जाकर भारत के शौर्य का डंका बजाकर और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे की वजह से वो जो चारों तरफ से यहाँ पर भी पाकिस्तान में घेरे जा रहे हैं, इन सब पर हमने उनसे खास बातचीत की है। देखिए ओवैसी साहब, बहुत स्वागत है आपका वापस देश में और आज तक पर भी। कुछ तस्वीरों के साथ आज इस इंटरव्यू का स्वागत करना चाहते हैं सर। ये शुरुआत करना चाहते हैं। ये हैदराबाद के मेट्रो पिलर्स पर लगी हुई तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में लिखा है 1 मैन अगेंस्ट टेरर, 1 ट्रूथ अगेंस्ट पाकिस्तान, एक्सपोजिंग द एनिमी विद इन फॉर इंडिया विथ प्राइड। आपका तो गजब, मतलब एक भारत की आतंकवाद के खिलाफ डॉक्ट्रीन बदली है कि अब हमने कहा है कि अगर एक भी हमला होगा हम घुस कर मारेंगे, और एक प्री पहलगांव और पोस्ट पहलगांव हम ओवैसी साहब की छवि देख रहे हैं। इस दौरे से आपने भारत के लिए क्या हासिल किया? सबसे पहले तो मैंने अपने पार्टी के जितने जिम्मेदार लोगों को कहा कि उस तरह के होर्डिंग्स नहीं लगाना चाहिए, गलत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी लगाए उसको जल्द से जल्द निकालेंगे, इसलिए कि ये जो एक कलेक्टिव एफर्ट पूरे एमपीज़ की तरफ से किया जा रहा है और इसमें सिर्फ अकेला ये मेरा नाम डालकर इस तरह के उसमें डायलॉग लिखना, ये सब गलत है। तो मैं इससे इत्तेफाक भी नहीं रखता हूँ। जहाँ तक हाँ, ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि भारत की तरफ से जो 7 ग्रुप्स बनाकर दुनिया के मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, ममालिक में भिजाया गया, मुझे भी मौका मिला और हमने अपनी पूरी इखलास के साथ हमने पूरी कोशिश की कि हम भारत के पक्ष को इन 4 कंट्रीज़ को बताएं कि भारत विक्टिम है टेररिज्म का। ओवैसी साहब, वहां आपको पता चल रहा था कि नहीं कि देश के अंदर क्या हो रहा है? यहाँ भी ट्रैक कर रहे थे आप जो चर्चाएं आपके बारे में हो रही थी? नहीं, वहाँ इतना हेक्टिक ये विजिट था, मीटिंग्स पे मीटिंग्स, और तो ज़्यादा तो ट्रैक नहीं कर रहे थे। तो अब जरूरत भी नहीं है, देश हमारा है, क्यों ट्रैक करेंगे? हमको ट्रैक करना था कि हम जिस मकसद के लिए गए थे। जी, मैं आपको बताती हूँ सर, किसी ने देश में कल्पना नहीं की थी कि किरेन रिजिजू साहब आपका वीडियो डालेंगे। पूरे देश में ऐसा लग रहा है कि नए हिंदू हृदय सम्राट आप बन गए हैं। मतलब आपके एक एक भाषण यहाँ वायरल हो रहे थे और जो घोर विरोधी भी आपके थे वो सब आपके कसीदे पढ़ रहे थे। अब क्या क्या होगा नहीं मालूम, इसीलिए तो मैंने कहा ना कि मेरा हाल तो लैला का है। जब जो जिसको आया अपने लिए इस्तेमाल कर लिए। ये कोई इमेज मेकओवर के लिए हम नहीं गए थे वहाँ पर। अब किरेन रिजिजू ने उसको इस्तेमाल किया तो मैं क्या करूँ? वो तो पब्लिकली हमने उस बात को कहा था। तो कोई हमको कोई किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी से हमको सर्टिफिकेट हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आपको मोक्ष हासिल हो गया है, आप एकदम ऐसे ज्ञान की बातें कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो पॉलिटिकल लड़ाई आपको अपनी लड़नी है अपनी ज़मीन की। लेकिन सब कह रहे हैं कि अमित शाह जी का एक फ़ोन कॉल जो आया, जिसके बारे में आप ही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि कहाँ हो, तो आपने बताया कि मैं तो हैदराबाद में हूँ, तो उन्होंने कहा से जल्दी आ जाओ। उसके बाद से आपका हृदय परिवर्तन हुआ है, सच है क्या? मैडम देखिए, ना अमित शाह मेरी दिमाग को पलटा सकते हैं, ना कोई दुनिया का आदमी पलटा सकता है। अब जो मेरे दिमाग को नहीं जानता तो वो मैं क्या करूंगा उसको? होम मिनिस्टर थे, हमने ट्वीट किया कि हमको क्यों नहीं बुला रहे आप, हम तो उन्होंने बोला कि आइए, दावत दी, हम चले गए। मगर ये बोलना कि इनके बोलने से पलट गए, अंजना ओम कश्यप के शो पे आ गए तो मुझे मोक्ष मिल गया। मेरा मोक्ष मिलेगा
इंशाल्लाह हशर के मैदान में, और मुझे यकीन है कि मेरे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी शिफात करेंगे तो मुझे शिफात या मोक्ष मिलेगा। कि आप अभी राजनीतिक बात ही नहीं की है, तो आप पाकिस्तान पहलगाम की बात कर रहे हैं। इतना मॉडेस्टी आप क्यों दिखा रहे हैं? आप जाइएगा अभी कई जगहों पर, मतलब मैं भी लोगों से इंटरैक्ट करती रहती हूँ, वो अब आप ओवैसी जी के जयकारे लगाएंगे, नारे लगाएंगे तो आप कैसे रोक लीजिएगा? भाई आपके फैन हो गए हैं लोग, इतना मॉडेस्टी क्या दिखाना है आपने? जिस तरह से पाकिस्तान को धोया सर, मैडम देखिए, पाकिस्तान को एक्सपोज किया, यही तो इंडियन चाह रहा था। आपने दिखाया कि कैसे उन्होंने चीन की तस्वीर दिखा दी शाहबाज ने, मैडम जब वो फील्ड मार्शल बना रहा था मुनीर को। आप जब दोबारा हैदराबाद आएंगे तो मैं आपको हमारे हैदराबाद पब्लिक स्कूल के बचपन के दोस्तों से मिलाऊंगा जो आप नहीं मिले। जब हम चड्डी पहनकर स्कूल को जाते थे, वो आपको बोलेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी उस जमाने से पाकिस्तान के बारे में उसका क्या रुख रहा, देश के बारे में। लोग पर्यटन पे तो नहीं गए थे खाना खाने, खाना भोज के लिए? क्योंकि यहाँ पे ये तमाम बयान आ रहे थे कि जयराम जी ने क्या कहा था, एक लाइन सुन लीजिए फिर इस पर आप जवाब दीजिएगा। जल्दी से दिखा दीजिए। जयराम रमेश जी जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं, सुनिए उन्होंने क्या कहा आप लोगों पर। जो पहलगाम के आतंकवादी हैं, उन्होंने 4 आतंकी हमले कराए हैं 18 महीने में। आज वहाँ यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, हमारे सांसद भी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं और आतंकवादी भी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। नहीं, अब जयराम जी तो पंडित जी हैं, मैं क्या बोलूँगा। मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि कम से कम, और उनको उनके पार्टी के एमपीज की परवाह नहीं है, तो भाई सुप्रिया सूले तो आपकी इंडिया अलायंस की है, वो डेलीगेशन को हेड कर रही है। कनिमोजी आपके इंडिया अलायंस का हिस्सा है, वो मेहनत कर रही है। तो अब नहीं मालूम उनको किस बात की तकलीफ है, मैं क्या बोल सकता हूँ। कोई घूमने तो नहीं गए थे हम लोग, तो ये माने मेरे लिए तो एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी था, नॉलेज में इजाफा हुआ, मगर एक आसान ट्रिप तो नहीं था। मगर ये कोई सैर व तफरी के लिए जाऊंगा ज़रूर मैं, मगर ये तो सैर व तफरी के लिए नहीं गए थे, हम एक देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ पर। तो अगर इस तरह से वो हमारे पंडित जी जयराम जी ऐसा समझते हैं तो ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम भारत सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे, कोई डेलीगेशन जाएगा तो उनको चेयरमैन बना दे, मैं उनके साथ जाता हूँ, फिर उनको पता चलेगा कि क्या होता है, यही होता है। भारत के प्रवक्ता बनकर आप गए थे और इसीलिए देश को इस वक्त आप पर नाज है, लेकिन आपने सबसे ज्यादा दुश्मन इस दौरान पाकिस्तान में बनाए हैं। बिलावल भुट्टो ने वहां पर विदेश में, अमेरिका में बोलने की कोशिश की कि जो मुस्लिम है उनके साथ बड़ा अन्याय होता है भारत में, तो पलट कर वहां पर जर्नलिस्ट ने पूछा कि कर्नल सोफिया कुरैशी तो वहां पर बनी हुई थी। ऐसा ही कई लोग आपके खिलाफ, आपको टारगेट कर रहे हैं, जो तथाकथित वहां पर मौलाना है। 2 की एक लाइन की बाइट है, सुनिएगा, फिर आपकी प्रतिक्रिया मैं इस पर लूंगी। ओवैसी साहब, इनको आपका क्या जवाब होगा? ओवैसी साहब। मैडम, ये कौम क्या, कौमों की इमामत क्या, ये 2 रकात के इमाम क्या जाने हैं। अरे भाड़ में जाए ये लोग दोनों भी। कौन है मेरे लिए? ये क्या करना है मुझे इनसे? अरे ये ऐसे मौलाना है, इनके मुल्क में पोलियो है, 40% की गुर्बत है, 9% अनएम्प्लॉयमेंट है, 23 मिलियन बच्चे स्कूल को नहीं जाते 6 साल की उम्र से 10-11 साल की उम्र में। इनको उसकी फिक्र नहीं है। अरे ये हिमाकत खोरे हैं, इनको अपने देश के बारे में फिक्र नहीं है, ओवैसी की फिक्र है उनको। अमा यार, मेरी शादी हो चुकी है, इनको बताना चाहो प्रोग्राम से, मेरी फिक्र मत करो अभी तुम। और जहां तक बिलाल का सवाल है, अरे ये ऐसा लड़का है, आपकी माँ का टेररिस्ट ने कत्ल किया, बताओ किसने किया तुम्हारी माँ का कत्ल? तुम वो नहीं बोल सकते। तुम्हारी माँ के सिक्योरिटी का जो जिम्मेदार था उसको गोली मार दी गई, तुम्हारे वालिद का जो जिम्मेदार था उसको गोली मार दी गई, 130 लोग मारे गए तुम्हारी माँ के साथ, और किसको सजा हुई? किसी को सजा नहीं हुई। 2 पुलिस वालों को इन्वेस्टिगेशन खराब करने के नाम पर सजा हुई। अरे तुम्हारी माँ के कातिल को तुम नहीं पकड़ सके, तुम भारत के बारे में बोल रहे हो। अजीब शख्स है ये, यानी हिमाकत खोरे हैं और कोई नहीं। भाई तुम किधर से पढ़े होंगे, तुम अच्छी अंग्रेजी बोल लेते, इसका मतलब नहीं है कि तुम अपनी माँ के कातिलों को भूल जाओ। तुम बताओ दुनिया को कि तुम्हारी माँ को किसने मारा था। तुमने मुशर्रफ को इल्जाम लगा दिया, मगर असल दिमाग कौन था, किसका था? तो ये सब बकवास है। ये लोग जो है अपने देश को नहीं चला पाते, अपने देश में गुर्बत का खात्मा नहीं कर सकते। ठीक है, इस पे इख्तलाफ हो सकता है, बीजेपी जब बोलती है कि 200 मिलियन लोगों को हम गुर्बत से निकाले, मगर काम तो हो रहा है ना देश में।
आप बताओ आपने क्या किया पाकिस्तान में? तुम्हारे पास एक एक पॉलिटिशियन के पास, ये जो भुट्टो फैमिली है, 2-2 हजार 3-3 हजार एकड़ जमीन इनके पास है। क्या तुम फ्यूडल मेंटालिटी है इनकी? ये क्या, ये तो पाकिस्तान के लिए बोझ बने हुए इस तरह के मौलाना और इस तरह के पॉलिटिशियन। बिल्कुल। कल बेंगलुरु में जो हादसा हुआ उसने एक बार फिर से देश की जनता को याद दिलाया कि वो अपनी जान के लिए खुद जिम्मेदार है, और अगर प्रशासनिक अव्यवस्था ने उनकी जान ली तो भी जिम्मेदारी किसी और की नहीं बल्कि जनता की ही मानी जाएगी। हालांकि अब खबर आ रही है कि भगदड़ मामले में कुछ कार्रवाई हुई है, लेकिन लगभग एक पूरा दिन गुजर गया और खुलकर किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई। अब जाकर खबर आ रहा है कि पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड किया गया है। लेकिन आपको बता दें, बेंगलुरु हादसे में 11 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 4 महिलाएं, 2 मासूम बच्चे हैं। लेकिन इन मौतों की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। आज इस सवाल का जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है कि एक फ्रेंचाइजी टीम के प्राइवेट सेलिब्रेशन के नाम पर भीड़ क्यों जुटी, भगदड़ क्यों मची, मारे लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। आमतौर पर भगदड़ में होने वाली मौतों की जिम्मेदारी भीड़ के सिर पर मढ़ दी जाती है, लेकिन सच यह है कि भीड़ में होने वाली भगदड़ की वजह केवल सरकारी अव्यवस्था है। बेंगलुरु में हुए हादसे की जिम्मेदारी जिनकी होनी चाहिए वो है कर्नाटक सरकार, आरसीबी मैनेजमेंट। हालांकि अब आरसीबी के खिलाफ एफआईआर आखिरकार दर्ज की गई है। बेंगलुरु पुलिस, जिसके कमिश्नर को हटाया गया है, कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन। लेकिन भगदड़ का जिम्मेदार भीड़ को, जनता को और क्रिकेट फैंस को बताया जाएगा, क्योंकि ये सबसे आसान जवाब होता है। भीड़ इतनी आ गई, लोग इतने आ गए, हमें तो समझ ही नहीं आया, पता ही नहीं चला। जबकि सच ये है कि उन्हें जानबूझकर जश्न के नाम पर एक जगह इकट्ठा होने के लिए कहा गया था। बेंगलुरु में हादसा होना तय था। इसकी पटकथा 4 जून को सुबह 7 बजे लिखी जा चुकी थी। आरसीबी मैनेजमेंट ने बिना किसी अनुमति और तैयारी के विक्ट्री डे सेलिब्रेशन का ऐलान कर दिया। कितना फायदा उठाओगे एक कप का, एक जीत का? यही कप अगले साल किसी और के हाथ में हो सकता है या फिर आपके हाथ में आ सकता है, लेकिन इन लोगों की जिंदगी कैसे वापस आएगी? आरसीबी मैनेजमेंट को जश्न मनाने की इतनी जल्दबाजी थी कि उन्होंने 4 जून की सुबह 7 बजे ट्वीट करके फैंस को बताया कि बेंगलुरु में विधानसभा सौदा जो है वहां से चिन्नास्वामी स्टेडियम तक एक विक्ट्री डे परेड निकाली जाएगी। जबकि इसके लिए उन्होंने पुलिस की अनुमति तक नहीं ली थी। तब तक अगर हम मान लें कि ट्वीट के जरिए पुलिस को परेड के विषय में पता चला हो, तो भी सोचिए, लाखों लोगों को संभालने के लिए उनके पास तैयारी के लिए मात्र 8 घंटे थे, और ये काफी नहीं होते हैं। इस तरह की परेड के लिए, इस तरह के लिए आपको पूरी प्लानिंग करनी होती है, पुलिस की डिप्लॉयमेंट करनी होती है। आरसीबी मैनेजमेंट ने बेंगलुरु पुलिस से 4 जून को विक्ट्री डे परेड निकालने की अनुमति मांगी थी, लेकिन बेंगलुरु पुलिस ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। पुलिस ने उनसे कहा 4 जून को विक्ट्री डे परेड ना निकाली जाए, बल्कि सेलिब्रेशन कुछ दिन बाद किया जाए, क्योंकि मैच खत्म होने के बाद से ही सड़कों पर भारी संख्या में, और हमने आपको कल भी दिखाया, ट्रक रोककर, ट्रक के हॉर्न बजवा कर सड़कों पर लोग नाच रहे थे, सड़क जाम कर रहे थे। लेकिन 4 जून को आरसीबी मैनेजमेंट ने बिना पुलिस की अनुमति लिए विक्ट्री डे परेड की घोषणा कर दी, जिससे फैंस के बीच एक अफवाह फैल गई। बेंगलुरु पुलिस ने आरसीबी मैनेजमेंट को भी विक्ट्री डे परेड की अनुमति ना होने की बात याद दिलाई, लेकिन तब तक आरसीबी मैनेजमेंट ने स्टेडियम में सेलिब्रेशन इवेंट का ऐलान करते हुए फ्री एंट्री की घोषणा कर दी। आप कल्पना कीजिए, जिस देश में क्रिकेट को धर्म की तरह माना जाता है और जश्न मनाया जाता है, वहां पर आप खुली छूट दे रहे हैं, कोई आपका चेक बैलेंसेस नहीं है। पुलिस के हाथ से बात आगे निकल चुकी थी। आरसीबी ने ट्वीट के जरिए फैंस को जब परेड की जानकारी दी, तो इसी के साथ उन्होंने लोकेशंस भी बता दी थी। विधानसभा सौदा से स्टेडियम के पास 11 बजे से ही भीड़ जुटनी शुरू हो गई। बेंगलुरु पुलिस को अब 2 लोकेशंस पर भीड़ को संभालना था। आप इसकी गंभीरता देखिए, मतलब जो कोई आम व्यक्ति भी समझ जाए उसके साथ खिलवाड़ हो रहा था। लेकिन तब तक किसी को ये नहीं पता था कि विधानसभा सौदा के बाहर एक राजनीतिक जमावड़ा अलग से हो रहा था। इसमें कर्नाटक सरकार आरसीबी की आईपीएल जीत का जश्न मनाना चाहती थी। दोपहर 2 बजे राज्य के डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार खुद आरसीबी की टीम को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे। वो टीम को लेकर विधानसभा के लिए निकले और करीब 3 बजे आरसीबी मैनेजमेंट में एक और ट्वीट कर दिया। 3 बजे
इसमें ऐलान किया गया कि विक्ट्री डे परेड का सेलिब्रेशन चिन्नस्वामी स्टेडियम में शाम 5 बजे होगा और इसके लिए एंट्री फ्री होगी। फैन से कहा गया कि वो शांति से और नियमों का पालन करते हुए विक्ट्री डे रोड शो का आनंद ले। यानी शाम 4 बजे तक भी विक्ट्री डे परेड निकालने की बात कही जाती रही, जबकि इसकी ना तैयारी थी ना पुलिस प्रशासन से इसकी अनुमति ली गई थी। जब विधानसभा के बाहर होने वाले सेलिब्रेशन की जानकारी मिली, तब जाकर पुलिस ने भीड़ प्रबंधन की तैयारियां शुरू की। विधानसभा से लेकर स्टेडियम तक के रूट पर पुलिस ने व्यवस्था बनानी शुरू की। हालांकि तब तक तीर कमान से निकल चुका था। करीब 4:30 बजे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डेप्यूटी सीएम डीके शिवकुमार खिलाड़ियों को सम्मानित करने में बिजी थे और लगभग उसी वक्त विधानसभा और स्टेडियम के बाहर लाखों लोग जुट चुके हैं, जिन्हें वहां पर मैनेज करना नामुमकिन होते चला जा रहा था। कई गेट्स ऐसे थे जहां पर कोई देखने वाला, संभालने वाला भी नहीं था। स्टेडियम के बाहर 2 तरह के लोग इकट्ठा हुए थे। एक वो लोग थे जो स्टेडियम के अंदर का सेलिब्रेशन देखना चाहते थे और दूसरा वो लोग थे जो विक्ट्री डे परेड में ओपन बस में बैठे स्टार खिलाड़ियों को देखना चाहते थे। इन लोगों को मालूम ही नहीं था कि विक्ट्री डे परेड होनी ही नहीं थी। यानी जानबूझकर गलत इंफॉर्मेशन डाली जा रही थी, फिर उस पर क्लैरिफिकेशन भी नहीं दिया जा रहा था, नए इवेंट्स अनाउंस किए जा रहे थे। कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से ऐलान किया गया कि सेलिब्रेशन इवेंट में आने वाले लोगों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर फ्री एंट्री दी जाएगी। इस वजह से स्टेडियम के बाहर लाखों लोग इकट्ठा हो गए, क्योंकि वो स्टेडियम के अंदर का सेलिब्रेशन देखना चाहते थे। भगदड़ मचने के बाद तक वहां पर लंबी कतार थी, पेड़ों पर, दीवारों पर। आप सोचिए अगर कुछ टूट जाता तो क्या होता। इस बीच एक खबर आ रही है, आपको बता दें, जैसा हमने पहले भी बताया, बेंगलुरु सेंट्रल जोन के डीसीपी सस्पेंड किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर पर भी एक्शन है। बेंगलुरु भगदड़ मामले में आखिरकार राज्य सरकार ने डिफेंड करने के बाद बीते ही दिन, अगर आपको याद हो, डीके शिवकुमार की बाकायदा बाइट थी जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी पुलिस की कोई गलती नहीं है, हमारी पुलिस ने कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन जब चौतरफा दबाव बना, यह प्रश्न पूछा गया कि संवेदनहीनता की वो कौन सा पाताल लोक है जहां पर आप लोग जी रहे हैं। बाहर लोग मरते रहे, आप जश्न मनाते रहे। उसके बाद चौतरफा राजनीतिक तौर से घिरने के बाद अब कई बड़े पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर भी सस्पेंड किए गए हैं। बड़े पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। बीते दिन पुलिस को डिफेंड करने के बाद अब जब चौतरफा घिरे तो पुलिस अधिकारियों पर गाज गिरी है। लेकिन हम आपको मैप के जरिए बड़े स्क्रीन पर जरा विधानसभा और स्टेडियम की दूरी आप देख पाएंगे, ये इसलिए हम आपको बड़े स्क्रीन पर अब जरा दिखाना चाहते हैं। देखिए, इस मैप में विधानसभा और स्टेडियम की जो दूरी है उसे आप देख पाएंगे। ये है क्वींस रोड, ये वाला हिस्सा है, बालकुंदी सर्कल वहां है, और ये है अंबेडकर रोड, और ये आप देख रहे हैं विधान सौदा। पहले तय यही किया गया था कि विधान सौदा से ये पूरा जो मामला है ये चिन्नास्वामी स्टेडियम तक, यहां तक आएगा। ये विक्ट्री परेड ये पूरी चलेगी। ये तमाम जो सड़कें हैं, इधर वहां पर अंबेडकर रोड है, फिर बालकुंदी जो सर्कल है वहां से नीचे आना था क्वीन रोड पर और चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंचना था। लेकिन ऐसे में करीब 35,000 दर्शकों की क्षमता वाले इस चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो आप यहां पर देख रहे हैं, करीब 3 लाख लोगों की भीड़ यहां पर जुट जाती है और स्टेडियम के सभी 21 गेट खोल दिए जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा संख्या में फैंस की एंट्री की जा सके। लेकिन इसका मतलब क्या था जब क्षमता ही 35,000 है? अब ये देखिए, 35,000 की इसकी क्षमता है, 3 लाख की भीड़ जुटेगी तो क्या हाल होगा। कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के निर्देशों पर गेट को आधा ही खोला गया ताकि धीरे धीरे लोगों की एंट्री हो। लेकिन पहले ही आपने कह दिया था कि पहले आओ पहले पाओ। इस चक्कर में लोग धक्का मुक्की करने लगे, सब पहले जाना चाहते थे ताकि उनको जगह मिल जाए। भगदड़ की स्थिति बन गई, हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। ये वो हिस्सा है जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं।
इधर पूरा सड़कों पर पूरा जाम था। यहां पर 4 लोगों की मौत हुई है। ये वाला वो क्वींस रोड साइड एंट्री है। आरसीबी की टीम यहां से अंदर गई थी और यहीं पर मतलब करीब से देखना, स्टेडियम में किसी तरह से भागना। आप जब फर्स्ट कम फर्स्ट गेट सर्विस पर आप आगे बढ़ते हैं, देखिए स्टेडियम के गेट नंबर 12 से लेकर गेट नंबर 20 तक इसी रोड से जुड़े हुए हैं। ये तमाम गेट्स हम आपको दिखा रहे हैं, गेट 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। और यहां पर आप फिर देखिए ये वाला जो रोड है, ये 7, 8, 9, 10 नंबर का गेट है। इन तमाम जगहों से एंट्री थी। ये कॉर्पोरेट बॉक्स वाला एरिया था। और जब 35,000 आपकी क्षमता है, वहां पर आप पहुंचा लेंगे, 3 लाख की भीड़ हो जाएगी। यहां पर देखिए एक की मौत ये G1 में हुई है, ऊपर में जो आप देख रहे हैं, और यहां पर 4 की मौत हुई है। शाम 5 बजे आरसीबी की टीम जब विधानसभा से स्टेडियम पहुंची, पहले वो विधानसभा गए थे और विधानसभा से जब वो स्टेडियम पहुंचते हैं तो वो इसी रोड से आई और फिर गेट नंबर 13, 14, 15 से, ये वाला जो हमने आपको दिखा रहे हैं, ये 3 गेट से वो एंट्री करते हैं, दाखिल होते हैं। इससे ठीक दूसरी तरफ कब्बन रोड पर गेट नंबर 1 और 6 है। गेट नंबर 1 पर 1 और गेट नंबर 6 पर 2 लोगों की मौत हुई है। तो कुल मिलाकर जो घटना घटी है, यहां हमने आपको बता के ये वाला 4 लोगों की मौत यहां पर हुई और ये H वाला जो आप ब्लॉक देख रहे हैं G6 गेट, वहां पर 2 लोगों की मौत हुई है। मतलब लगभग हर जगह क्या हालत थी आप देख रहे हैं। मतलब ये है कि स्टेडियम के चारों तरफ हालात बहुत खराब थे। भीड़ को मैनेज करने के लिए पुलिसकर्मी नहीं थे। इसी वजह से स्टेडियम के हर ओर भगदड़ मची, जिसमें लोग मारे भी गए और घायल भी हुए। भीड़ के मुकाबले पुलिसकर्मियों की संख्या तिनके के बराबर थी। लाखों फैंस और उनको संभालने के लिए स्टेडियम के पास मात्र 1380 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था, जबकि विधानसभा वाले कार्यक्रम के लिए बड़ी संख्या पुलिसकर्मी और उनके सीनियर अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे, क्योंकि उनको लग रहा था पॉलिटिकल मामला होगा। ये देखिए लाठियां भांजी जा रही हैं, ऐसे में जिसे भगदड़ को न्योता दिया जा रहा था। यहाँ पे होम मिनिस्टर आए थे देखने के लिए क्या हुआ क्या नहीं होता, क्या लैप्सेस था, इसके लिए इतना ज्यादा पुलिस है। मगर कल जब 8,70,000 टिकट्स मेट्रो ने भेजा था विधानसौधा और चिन्नास्वामी स्टेडियम के लिए, उसके अनुसार एटलीस्ट 8 लाख लोग यहाँ पे मौजूद होंगे। मगर इतना पुलिस नहीं था, क्योंकि पूरे सीनियर ऑफिसर्स वीआईपी सिक्योरिटी के लिए भेज दिए थे। मगर जब फैंस आए थे इतना खाकी कल दिखाई नहीं दिया था। मगर आज देखिए होम मिनिस्टर आए हैं चिन्नास्वामी स्टेडियम के लिए, पूरे देखने के लिए इतना पुलिस आए थे। शायद इतने में इतना कल पूरे गेट में होते तो इतना ज्यादा ट्रेजेडी नहीं हो सकता था, शायद कंट्रोल कर सकते थे। 11 लोगों के मौत के बाद आज चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर आप देख सकते हैं ये कामनेस है। यहाँ पे पौरकार्मी का जो चप्पल कल फैंस यहाँ पे छोड़ के निकल गए थे, वापस नहीं आए। 11 फैंस शायद उनका भी चप्पल होगा। फिलहाल कर्नाटका गवर्नमेंट ने अननेचुरल डेथ रिपोर्ट रजिस्टर किया है, किसी के ऊपर भी ओनस नहीं है। आप सोचिए 4 जून को जिस वक्त स्टेडियम के बाहर भगदड़ में लोग कुचले जा रहे थे, उस दौरान राज्य के डिप्टी सीएम आरसीबी की ट्रॉफी लहरा रहे थे। और ऐसा नहीं था कि उन्हें भगदड़ में मारे जा रहे लोगों की जानकारी नहीं थी। क्या मुआवजा बांट देने के बाद संवेदनहीनता संवेदनशीलता में बदल जाती है? यह सवाल आज जरूर पूछा जाना चाहिए। आज कर्नाटक सरकार से एक सवाल यह पूछा जाना चाहिए कि एक राज्य की सरकार एक निजी टीम के सेलिब्रेशन में शामिल क्यों होना चाहती थी। एक सवाल यह भी है कि एक निजी टीम जिसने एक प्राइवेट क्रिकेट टूर्नामेंट जीता हो, उसके खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए सरकारी कार्यक्रम क्यों आयोजित किया गया। चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो कार्यक्रम हुआ वो आरसीबी की एक प्राइवेट इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने आयोजित किया था। इससे एक सवाल ये उठता है कि ये प्राइवेट इवेंट में जाने के लिए कर्नाटक के डिप्टी सीएम इतने उतावले आखिर क्यों थे। एक एक करके, हालांकि अब इस मामले में पुलिस ने आरसीबी, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो है डीएनए नेटवर्क्स, कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर जरूर दर्ज की है। हमारा देश भीड़ प्रधान देश है। भीड़ हमारी शक्ति भी है, लेकिन ऐसी जगहों पर कमजोरी बन जाती है। हमारे यहाँ भीड़ जुटाना शक्ति का प्रतीक माना जाता है। राजनीतिक रैलियों में भीड़ ना हो तो नेता को कमजोर माना जाता है। भीड़ जुटाने के लिए फिल्मी कलाकारों तक को राजनीतिक रैलियों में बुला लिया जाता है। धार्मिक कार्यक्रमों में भीड़ जुटाने के लिए गांव-गांव जाकर प्रचार होता है। भीड़ इकट्ठा करने वालों को हमारे देश में सेलिब्रिटी समझा जाता है। हमने भीड़ इकट्ठा करना तो सीख लिया, लेकिन भीड़ मैनेजमेंट करना नहीं सीख पाए। अगली खबर का रुख करते हैं।
अब हम आधुनिक समाज की सबसे बड़ी त्रासदी के बारे में आपको बताएंगे। ये त्रासदी है सीवर लाइन में इंसान का उतरना। सोचिए, आज भी इतनी गंदी जगह पर एक इंसान को उतरना पड़े, उसका पूरा शरीर गंदगी कीचड़ से सना हो, तो इंसानियत को भी वही शर्म से डूब मरना चाहिए जहां आज तक सैकड़ों अभागे लोगों ने डूबकर दम तोड़ दिया। आए दिन देश के अलग अलग हिस्सों में लोग सीवर लाइन की सफाई करते वक्त दम तोड़ रहे हैं। इन 3 ताजा तस्वीरों को देखिए, जिन्हें देखकर सिस्टम को तो शर्म आती नहीं, लेकिन आज जरूर सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। और जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, ध्यान से आंखें खोल कर देखिए। घर में जहां पर भी बैठे हैं, उठ खड़ा होइए, आंखों में जरा सा शर्म लाइए। एक तस्वीर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की है, दूसरी पीलीभीत की है और तीसरी ओडिशा के नवरंगपुर जिले की है। गाजीपुर की सीवर लाइन को मैनहोल में 2 लोगों की मौत हो गई है। यहां पिछले कई सालों से सीवर का काम चल रहा था। पहले एक मजदूर सीवर में फंस गया, दूसरा उसे बचाने के लिए उतरा, लेकिन वहां से सिर्फ उन दोनों की लाश ही बाहर निकल पाई। ये तस्वीरें ओडिशा के नवरंगपुर जिले की हैं। यहां एक निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 सफाई कर्मी और एक स्थानीय व्यक्ति था। और तीसरी तस्वीर पीलीभीत की, उत्तर प्रदेश, जहां सीवर टैंक की सफाई करने उतरे एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। ये तस्वीरें उस दौर की हैं जब हम 21वीं सदी में 25 साल जी चुके हैं। हम अपना बहुत सा काम AI से करा लेते हैं, घर बैठे दूध सब्जी से लेकर खाना मंगवा लेते हैं, चांद के दक्षिण ध्रुव पर पहुंच गए हैं। हम विकसित भारत की बात करते हैं, हमारे पास चांद तक पहुंचने की तकनीक है, लेकिन हम आज भी बिना इंसान के सीवर की सफाई नहीं कर पाते, क्योंकि सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए आज भी मशीनों की कमी है। यही वजह है कि मजदूर इस जहरीली गैस वाले टैंकर में खुद उतरकर सफाई करते हैं। कुछ पैसे के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाते हैं, मशीनें उन्हें दी नहीं जाती हैं और जान चली जाती है। जान, जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। संसद में एक सवाल के जवाब में सरकार ने कहा कि 1993 से अब तक देश में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय 1248 लोगों की मौत हो चुकी है। 1993 वो साल है जब देश में पहली बार सीवर्स की मैनुअल सफाई और मैला ढोने की प्रथा पर बैन लगाया गया था। बैन है इस देश में। सीवर और सेप्टिक टैंक में सफाई के दौरान सबसे ज्यादा 253 जाने तमिलनाडु में गई। उसके बाद गुजरात जहां 183, उत्तर प्रदेश जहां 133 और दिल्ली जहां 116 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि आंकड़ों को लेकर कई सामाजिक संगठनों का यह भी कहना है कि सभी मामले दर्ज नहीं होते और कई बार मैनुअल स्कैवेंजिंग और हजार्डस क्लीनिंग की सही परिभाषा की वजह से कई मौतें इस दायरे में शामिल ही नहीं की जाती। 93 में पहली बार सीवर्स की मैनुअल सफाई, मैला ढोने की प्रथा पर रोक के 20 साल बाद भी मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट 2013 के जरिए इस पूरी तरह रोक लगाने के बावजूद भी ये हो रहा है। इस कानून के मुताबिक मैनुअल सफाई पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन सिर्फ कागजों पर प्रतिबंधित है, क्योंकि आज भी लोग इसकी वजह से मर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति या संस्था मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किसी भी व्यक्ति को मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए नियुक्त करती है, उसे 2 साल तक की कैद या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। और सावधान रहे, आजकल डुबोने वाले पहले किनारा देते हैं, गिराने के लिए धक्का नहीं, सहारा देते हैं।